दोस्तों, इस समय कोरोना का संकट है और ये एक बड़ी मानवीय त्रासदी है। इससे 2 लाख से ज़्यादा इस समय तक लोग काल कलवित हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय इससे बचने के लिए पूरी दुनिया ठप पड़ी हुई है। सब देशों ने लॉकडाउन कर रखा है और सारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो रुकी हुई हैं। अर्थव्यवस्था पर और खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस कोरोना संकट का, इस त्रासदी का क्या असर हो रहा है और क्या होगा आगे, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं डीएवी कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वीबी चौरसिया जी। डॉक्टर चौरसिया, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक बड़ी मानवीय त्रासदी ये है, अभी तक इस पे काबू नहीं पाया जा सका है और इस समय पूरा देश ठप पड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कैसे आप इस पूरी त्रासदी को और इसके आर्थिक पक्ष को देख रहे हैं? ये जो महामारी है केवल किसी एक देश में ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि विश्व में अधिकांश देशों में इसका प्रभाव है और काफी बड़े स्तर पर है। इसके अगर प्रभाव को हम देखें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में इसके प्रभाव को 3 स्तर पर देखा जा सकता है। पहला तो यह है कि मानव के जीवन और उसके स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। फिर दूसरा, जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। और तीसरी स्थिति यह है कि ये जो प्रभाव है इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या इससे कैसे ऊपर निकल सकते हैं। मानव जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा इसका दुष्प्रभाव पड़ा है और अभी 2 लाख के ऊपर विश्व में इससे डेथ हो चुकी हैं और लगभग 32 लाख लोग संक्रमित हैं। भारत के संदर्भ में अगर यही आंकड़ा देखा जाए तो भारत में भी लगभग 32,000 से ऊपर लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 1,000 से ऊपर डेथ हो चुकी हैं। ये बात जरूर है कि भारत में उतनी सीवियरिटी या उतनी गंभीरता अभी नहीं देखी गई है और रिकवरी का जो रेट है वो भी 23% के आसपास है। लेकिन जहां इसके आर्थिक प्रभाव की बात है तो वो आर्थिक प्रभाव विश्व स्तर पर भी है और भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर भी है। अभी इसी महीने में जो आईएमएफ की चीफ हैं उनका एक स्टेटमेंट भी आया था कि जो 1930s की ग्रेट डिप्रेशन थी ये उससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति ला रही है, क्योंकि इसके प्रभाव लगभग 170 देशों तक फैले हुए हैं और साथ में ये भी माना जा रहा है कि लगभग इन देशों में जो उनकी आर्थिक वृद्धि दर होगी वो निगेटिव भी जा सकती है। भारत के संदर्भ में देखें तो जो कोविड-19 है, अगर उसके जस्ट पहले के वर्ष की हम बात करें तो आर्थिक स्तर पर थोड़ी चिंता की बात थी। जैसा हम लोग जानते भी हैं कि प्रीवियस ईयर में जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थी वो 4.7% के आसपास थी। जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट थी वो भी हायर साइड में थी। इवन जो उस फिस्कल ईयर में फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट रखा गया था वो भी रिवाइज टारगेट से थोड़ा ऊपर चला गया था, 3.8% हो गया था। और ये करंट फिस्कल ईयर जो हम 2021 की बात कर रहे हैं इसमें वो रिवाइज करके 3.5% टारगेट ही किया गया था। इसी तरीके से जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या इंडस्ट्रीज हैं वहां भी ये देखने को मिल रहा था कि जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। कारण क्या था कि जो डिमांड थी वो कम थी। तो कोविड-19 के पहले ही इकोनॉमी की जो पोजीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अचानक जब कोविड-19 का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिला, जो सबसे पहला प्रभाव हुआ वो उन सेक्टर के ऊपर हुआ जो पूरी तरीके से इनफॉर्मल होते हैं या अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऐसे सेक्टर्स में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर डेली वेज अर्नर्स होते हैं। ये चूंकि लॉकडाउन की पोजीशन में ये सारी गतिविधियां बंद हो गई थी, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। इसके साथ हमारी इकोनॉमी में जो लेबर है वो माइग्रेंट लेबर होती है और ये जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं इसमें सीजनल भी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है। लगभग जो 50 मिलियन हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लॉकडाउन की पोजीशन में तुरंत तो उनके जॉब खत्म हो गए। और इस इकोनॉमी में जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कफोर्स जो वर्क करती है वो लगभग 90% है और इसका जो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है वो भी 45% के आसपास होता है। तो अगर ये वर्कफोर्स यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है या ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं तो इसका सीधा सीधा प्रभाव ये पड़ेगा कि जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो नीचे हो जाएगी। और अभी जो रिवाइज हो करके कहा भी जा रहा है कि यह बिलो 2% हो सकती है और लॉकडाउन की पोजीशन अगर और भी एक्सटेंड करती है तो शायद यह नेगेटिव की पोजीशन में चली जाए। अब दूसरा आता है जो हमारा जो रूरल सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र है,
वहां भी इसका प्रभाव पड़ा है। हम सभी जानते हैं कि ये जो सीजन होता है मार्च और अप्रैल का, इसमें हमारी रबी की फसल तैयार होती है, ये हार्वेस्टिंग होती है, और लॉकडाउन के पोजीशन में यह भी एक्टिविटी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही थी। उसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरीके से ठप है, इसलिए जो उनका फार्म आउटपुट है वो ना तो प्रॉपर उसकी हार्वेस्टिंग हो पा रही है, ना ही उनकी मार्केटिंग होती है, या उनको मंडियों में लाया जाता है, वो मंडी चूंकि बंद पड़ी हुई है, मंडियों में नहीं आ पा रहा है। प्रोक्योरमेंट की भी कोई बहुत प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, और ना ही जो ऐसे कुछ आइटम जो एक्सेस हो जाते हैं जिनकी प्रोसेसिंग होती है, इवन जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता है, उसका एक्सपोर्ट्स होता है, वो सारी चीजें इस समय नहीं हो पा रही हैं। तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके ऊपर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिला है। खासकर पोल्ट्री जो सेक्टर है, फिशरीज हैं, या जो लाइव स्टॉक है जहां मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ये सारे सेक्टर्स के ऊपर इमीडिएट लॉकडाउन का, या यूं कहें कि कोविड-19 का प्रभाव हुआ है। फिर तीसरा, अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, तो जो हमारे इंडिया में 8 कोर इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं, उनकी भी जो ग्रोथ रेट रही है वो 2019 में मात्र 5.2% रजिस्टर की गई है। और अब इस स्थिति में पूरी तरीके से जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लेबर फोर्स काम नहीं कर पा रही है, और भी बहुत सारे जो इनपुट्स की सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है। और जो एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र इसमें होता है जिसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स ऐसा सेक्टर माना जाता है इंडस्ट्रीज में कि अगर इसमें ग्रोथ दिख रही होती है तो ये माना जाता है कि फ्यूचर में इकोनॉमी में ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी, लेकिन ये लास्ट ईयर में भी क्वार्टर्स में देखी गई है कि कांस्टेंट बनी हुई है। और इस समय तो क्योंकि डिमांड ही नहीं है, तो इनमें इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसके ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। और अगर इसमें इंडस्ट्रीज में भी अगर हम एमएसएमई की बात करते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी में 30% कंट्रीब्यूट करता है, तो ऐसी स्थिति में इन सेक्टर्स में भी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये ज्यादातर इनफॉर्मल लेबरर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, जो कि इस समय अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ऐसे सेक्टर्स और भी हैं जिनका कोविड-19 सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है, जैसे हम टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, शिपिंग की हम बात करते हैं, या फिर अपैरल सेक्टर जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, खासकर इन सब के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इनकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो इस समय देखा जाए तो दोनों तरफ से, चाहे डिमांड साइड से कहें और चाहे सप्लाई साइड, इसका इफेक्ट सीधे सीधे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर पड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ा है, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर में, और दूसरा जो हमारी एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उसमें पूरा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और ये सारा जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा काफी सीवियर देखने को मिल रहा है। सरकार ये चाहती भी है कि एक्टिविटीज शुरू की जाए, और उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल दिया है, उन्होंने किसानों की गतिविधियों को करने की परमिशन दी है। उसके अलावा जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटी छोटी इकाई हैं, उनमें भी कुछ शर्तों के साथ काम करने को कह दिया है। अब जब ये कोरोना का संकट थोड़ा सा कम होगा तो कौन कौन से ऐसे प्रयास होने चाहिए जो फिर से इसको पटरी पर लाया जा सके? ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हमें उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको धीरे धीरे डिवाइड करना होगा। और इसीलिए जो पूरा कंट्री है उसमें उसको 3 जोन में डिवाइड किया गया है, रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन। तो अब जो रेड जोन हैं वहां पे एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि वो हॉट स्पॉट एरियाज वहां पर हैं। लेकिन जो ऑरेंज जोन है या जहां पर ग्रीन जोन, जहां पर कोई भी केस पिछले 28 दिनों में नहीं मिला है, ऐसी जगहों पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको धीरे धीरे शुरू करने की बात कही गई है। बहुत जरूरी था कि ऐसे सेक्टर जो ग्रीन जोन में है और जहां पर ये हार्वेस्टिंग का काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है या बीच में है, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर उनको थोड़ा थोड़ा करके खोल दिया जाए। ऐसी सिचुएशन में हमें उन मेजर्स को भी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को, और भी जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं या आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस हैं, उनके आधार पर इनको खोला गया है। ठीक इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें रेलवेज है, वो उन इनपुट्स की सप्लाई दे रही है जो कि आवश्यक है। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो जरूरी है उनको मंडियों तक लाया जाए। या अभी अशोक गुलाटी जी का भी एक स्टेटमेंट आ गया है कि जो एग्रीकल्चरल क्रॉप जो किसानों की खरीदी गई है, खासकर ये एफसीआई के द्वारा खरीदी जाती थी, लेकिन इसे डायरेक्ट फार्मर से खरीदा जाए, जिससे कि कम टाइम लगे और उनकी फसलों को मतलब जो है वाजिब दाम मिल सके, या मंडी तक अगर नहीं पहुंच पाई है तो फार्मर्स की जगह पर ही उनको खरीदा जा सके। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज के लिए भी कहा गया है कि वो इंडस्ट्रीज जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, वो
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऑपरेट कर सकती हैं, खासकर वो जो इसेंशियल कमोडिटीज के प्रोडक्शन में लगी हुई हैं। इसी तरीके से जो ई कॉमर्स है, जो ई कॉमर्स में तो सभी चीजों की डिलीवरी होती है, लेकिन इस समय जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं उन कमोडिटीज के लिए ई कॉमर्स को भी खोल दिया गया है। तो इसी तरीके से जो सेक्टर्स हैं जो ग्रीन जोन में आते हैं, जहां पर मूवमेंट किया जा सकता है, तो वहां सेफ्टी मेजर्स के साथ या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फेज मैनर में एक साथ ओपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूरी तरीके से कंट्रोल में अभी नहीं आ पाया है। क्योंकि अभी आज ही का एक डाटा था कि आज 1400 प्लस में एक ही दिन में जो कोविड-19 के पेशेंट हैं वो देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब है कि जहां पर अभी भी इसका प्रभाव ज्यादा है या संक्रमण ज्यादा फैलने की संभावनाएं हैं, उन क्षेत्रों पर अभी भी नियंत्रण रखा जाए। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां पर कोविड-19 का प्रभाव नहीं है, ग्रीन जोन में आते हैं, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को धीरे धीरे रिवाइव किया जाए। समय लगेगा। गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम पैकेज भी देना शुरू कर दिया है। पहले भी एक फिस्कल पैकेज सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया था। साथ में जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई के द्वारा जो अनाउंस की जाती है, उसमें भी इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर इनको रिड्यूस किया गया है, जिससे कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज हो और जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में स्लो डाउन हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में जो बारोवर्स हैं उनको लोन रिपेमेंट करने में दिक्कतें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इनकम उन्हें मिलनी चाहिए थी, जो रेवेन्यू उनको जनरेट होना चाहिए था, वो उनके पास नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बैंक है उनके पास वापस लोन की रिकवरी नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके कारण उनके लिए भी एनपीए या लिक्विडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। एक तो एनपीए इंक्रीज हो रहा था, दूसरा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही थी। तो आरबीआई ने वहां भी रिलैक्सेशन बैंकिंग सेक्टर के लिए भी दिया है, जिससे कि वो जो जरूरी इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पर वो पूरा कर सकें या जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो प्रभावित ना होने पाए। सरकार भी अपनी तरफ से जो फिस्कल मेजर्स हैं उनको ले रही है। जीएसटी में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसी तरीके से रिटर्न फाइल करने के लिए भी कहा गया है कि वो जून तक अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कुल मिलाकर के गवर्नमेंट के लेवल पर जो फिस्कल स्टिमुलस हैं वो देने की बात की जा रही है। मॉनेटरी पॉलिसी के लेवल पर भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनी रहे, जिससे कि इन्वेस्टमेंट डिमांड को बढ़ाया जा सके। भारत की इकोनॉमी है उसकी बेसिक्स इतनी अच्छी है कि वो इतना भी बड़ा ये झटका लगेगा उससे उबर पाएगा और जल्दी उबर पाएगा। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उस तरीके का एनवायरनमेंट, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब ये लॉकडाउन की पोजीशन हुई है तो ऐसी सिचुएशन में जो ये माइग्रेंट लेबरर्स थे या जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लेबरर्स थे, इनके लिए पैनिक पोजीशन क्रिएट हो गई थी। ये इमीडिएट जब इंडस्ट्रीज शुरू होंगी, ये चाहे माइक्रो हो या स्मॉल या इंडस्ट्रीज हो, अगर यहाँ प्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू होती है तो जो लेबरर्स की रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होगी अगर ये लेबरर्स वापस अपने नेटिव प्लेस पे चले जाते हैं। और फिर दूसरा है कि इनपुट्स की सप्लाई, चूंकि बहुत सारे इनपुट्स होते हैं जो हम बाहर से मंगाते हैं। अभी भी पूरी तरीके से एविएशन सेक्टर बंद पड़ा हुआ है, या शिपिंग जो सेक्टर है जहाँ से माल की ढुलाई होती है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्शन को रिस्टोर किया जाना संभव हो पाएगा। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इन्वेस्टमेंट की बात होती है। तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हर गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी फिर से उसी स्थिति पर लाया जा सके और कोविड-19 के जो एडवर्स इफेक्ट हुए हैं इकोनॉमीज में वो उनको कम किया जा सके या धीरे धीरे समाप्त किया जा सके। अगर विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो चाइना सबसे पहले इस समस्या से उबर गया, काफी हद तक ये कहा जा रहा है, और एक धारणा बन गई है कि वो शायद विश्व भर में अपना एक तरह का आधिपत्य स्थापित कर लेगा। अलग अलग देशों के साथ साथ भारत ने भी अपनी एफडीआई पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज किया। क्या ये वास्तव में सही है? ये एक हाइपोथेसिस है कि जो चाइना है वो फिर से अपनी जो इकोनॉमिक पावर है वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने अपने वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रीस्टोर कर दिया है। ऐसी सिचुएशन में हर कंट्री क्योंकि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो अगर दूसरे जो कंट्रीज हैं वो वहाँ चाइना से अपना अगर इन्वेस्टमेंट स्विच करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया जिसमें एक अच्छा कंट्री माना जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया इन्वेस्टमेंट को, खासकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने वहाँ अट्रैक्ट कर सकता है। जी, इस समय जो स्थिति है अगर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की देखें तो जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो ये है कि थोड़ा सा चाइना के खिलाफ है, और वहाँ से ये जैसे जापान ने भी वहाँ से अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो निकालने की बात की है। एक तो जैसा आपने कहा भी कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारत आ सकता है, एक अच्छी जगह है दूसरी कंपनीज के लिए, तो एक
एक तो ये फायदा उठाया जा सकता है अर्थव्यवस्था में, दूसरा तेल के दाम बहुत कम हो गए, माइनस में चले गए हैं, तो इसका भी कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था पे पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। एक प्लस पॉइंट हमारे पास है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसमें हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है या आत्मनिर्भर नहीं है। तो हमें बड़ी मात्रा में ऑयल का इंपोर्ट करना पड़ता है और वो इंपोर्ट बिल काफी बड़ी मात्रा में होता है। लेकिन चूंकि इस समय जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो $20 पर बैरल से भी नीचे आ गई थी और उसी के आसपास बनी हुई है। इसका मतलब है बहुत ही लोअर लेवल के ऊपर है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस कम है तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। इसका मतलब है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर जो और बर्डन पड़ने वाला था वो बर्डन, क्योंकि इसके इंपोर्ट को हम, ये इसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, इसका मतलब है कि हमें इनका पेमेंट तो करना ही था, यानी उतना फॉरेन एक्सचेंज हमें इसके ऊपर खर्च करना ही पड़ता। तो इसका इफेक्ट सीधे सीधे कॉस्ट के ऊपर आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाती है और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाती है तो जो मार्केट प्राइसेस होती हैं वो भी ईज होती हैं, यानी कम्पिटिटिव हो जाती हैं। एक ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि प्राइसेस कम होने पर उनकी डिमांड भी इकोनॉमी में भी इंक्रीज होगी और इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है, किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में जो हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स जिनको माना जाता है उसमें टूरिज्म एक फैक्टर होता है। इस लॉकडाउन की पोजीशन में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को हुआ है, और ये उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब तक ये नॉर्मलसी की पोजीशन नहीं होती है ये सेक्टर रिवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सरकार को ध्यान देना है कि कैसे उसको पहले की पोजीशन में लाया जाए। हालांकि अभी ऐसी सिचुएशन में इन पे बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन देने की गुंजाइश नहीं है। और दूसरा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टेट है वो स्टेट अभी भी लगभग 32% अपनी जो एक्सपेंडिचर्स हैं या जो उनके रिसोर्सेज होते हैं उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो गवर्नमेंट को वही मेजर्स जो चूंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन लेकर के चलना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे जो प्रयास किए जा रहे हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए स्टेट लेवल पर भी उन्हीं को किया जाए, यानी कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं उनको फिर से रिस्टोर किया जाए। दूसरा एमएसएमई सेक्टर है उसको भी धीरे धीरे, जहाँ पर कोविड-19 का प्रभाव नहीं है वहां पर धीरे धीरे उसको ऑपरेशन की फैसिलिटीज दी जा सकती हैं। ठीक इसी तरीके से जो रिटेलिंग है उसको भी धीरे धीरे करके स्टार्ट किया जा सकता है। तो अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो रेडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि नेचुरल सी बात है कि ये एक पैंडेमिक है तो ये चिंता का विषय है, लेकिन चिंता का विषय होने के साथ इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत हिम्मत के साथ और जो इंस्ट्रक्शंस या जो सुझाव सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं उनको पूरी तरीके से मानते हुए जो भी कार्य कर सकते हैं वो अपना कार्य अपने क्षेत्र में शुरू कर सकते हैं। हाँ, कभी भी कोई ऐसी अफवाह में या ऐसी स्थिति ना क्रिएट करें जिससे कि जो सिचुएशन है वो वास्तव से कुछ अलग की तरफ चली जाए। तो लोगों को बहुत समझदारी के साथ गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जहां जहां जो एक्टिविटीज के लिए थोड़ी ढील दी जा रही है या थोड़े से करने के लिए रिलैक्सेशन दिया जा रहा है उनके अंतर्गत उन कार्यों को शुरू करें। डॉक्टर चौरसिया, आपने हमसे बात की और अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।